हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं जो हमारी क्लास 11th का साइकोलॉजी का चैप्टर 1 है, जो कि है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। ये हमारी पार्ट 2 वाली वीडियो है, तो मेक श्योर इस वीडियो को देखने से पहले आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। अब हमारी बुक में एक टॉपिक है कि हमने नोशंस ऑफ साइकोलॉजी तक कर लिया, पॉपुलर नोशंस रिलेटेड टू साइकोलॉजी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। ये हमारी इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इस जो चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ कि साइकोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो बहुत छोटी है, मीन्स साइकोलॉजी हैज़ अ शॉर्ट हिस्ट्री। और जो हमारी साइकोलॉजी की रूट है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारा साइकोलॉजी एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बहुत रिसेंट है। जैसे कि हमारी सबसे पहले लेबोरेटरी विल्हेम वुंट ने 1879 में इस्टेब्लिश की। तो पहले साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे भी जो भी सब्जेक्ट्स थे, यानी साइकोलॉजी के अंदर कुछ कंसेप्ट है वो हमारा फिलॉसफी का ही पार्ट होता था। तो साइकोलॉजी एज अ मॉडर्न डिसिप्लिन हैज़ अ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री, दो इट्स रूट्स लाई इन द एंशंट फिलॉसफी। और जो एंशंट फिलोसोफर्स थे वो जो हमारे साइकोलॉजिकल जो कुछ कंसेप्ट्स है, जैसे कि हमारा माइंड का नेचर क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, नॉलेज क्या है, ये सारा कुछ हमारे फिलोसोफर्स डिस्कस करते थे। और द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इज ट्रेस टू 1879। जैसे हमने पढ़ा 1879 के अंदर सबसे पहले विल्हेम वुंट ने एक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी। ये हमारा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। विल्हेम वुंट ने सबसे पहले कब एस्टेब्लिश की? 1879 पे। कहाँ की? लिप्जिंग जर्मनी में। ठीक है, तो ये हमारा काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हो गया कि हमारी साइकोलॉजी की बहुत शॉर्ट हिस्ट्री है। और पहले इसकी फिलॉसफी में काइंड ऑफ इसके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो समझे जाते थे। और इसकी फॉर्मल बिगनिंग कब हुई? जब विल्हेम वुंट ने 1879 में फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की। एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी थी, ठीक है, लिप्जिंग जर्मनी में। तो अब हम काइंड ऑफ स्कूल्स पढ़ेंगे कि हमारे पास अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। इसको हम या अलग अलग थॉट्स भी बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल्स क्या सोचते थे। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म नाम हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि हम किसी चीज़ का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं। अब किसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे? वो है हमारा माइंड। तो इसके फाउंडर थे विल्हेम वुंट। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इट इज़ अ स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। नाम सजेस्ट कर रहा है, वैसे ही क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। और मेन मेथड क्या था इसका? इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो खुद के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रही है वो खुद डिस्क्राइब करना, इसको हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। कि अगर मान लो अगर मेरे को आपके एक्सपीरियंस के बारे में या आप क्या सोच रहे हो वो जानना है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या सोच रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रोस्पेक्शन बोलेंगे। सो इंडिविजुअल्स डिस्क्राइब देयर ओन मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंसेस इन डिटेल। कि इंडिविजुअल खुद अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं, खुद अपनी मेंटल प्रोसेसेस को बताते हैं। तो ये हमारा मेथड होता है इंट्रोस्पेक्शन। फिर इसका मेन गोल क्या है कि हम हमारे जो माइंड है उसके बिल्डिंग ब्लॉक को फाइंड करें कि हमारा माइंड किन किन चीज़ों से बना है। ये फाइंड करना हमारा गोल होता है स्ट्रक्चरलिज्म का। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या था? इसको लोगों ने साइंटिफिक नहीं समझा, कि इतना साइंटिफिक मेथड नहीं है ये। और दूसरा कि जो हमारी इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स होती है उनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब मेरे को क्या पता आप क्या सोच रहे हो और जो आप बता रहे हो वो सही है या नहीं है। तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया। और जैसे हम देखते हैं ना कि अगर कोई एक स्कूल को हम कुछ बताने में सक्षम नहीं है, या एक स्कूल पूरी हमारी जो डिमांड्स है उसको फुलफिल नहीं कर पाता, तो अलग अलग थॉट्स आते हैं उस हमारे कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो स्ट्रक्चरलिज्म अगर हमें सारी कुछ सही तरह से नहीं समझा पाया तो अलग अलग न्यू पर्सपेक्टिव्स भी आएंगे। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट आया फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म का मतलब क्या है कि उसमें हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, इसमें हम फंक्शन देखेंगे। तो इसका मेन मोटिव क्या होगा कि व्हाट माइंड डज, कि हमारा दिमाग क्या करता है, वही हमें फंक्शनलिज्म बताता है। कि इसका मेन मोटिव या मेन आइडिया यही है कि ये बताना कि हमारा माइंड का फंक्शन क्या है, ना कि ये किससे बना है। तो इसमें जो मेन इंडिविजुअल है या जो मेन साइकोलॉजिस्ट है वो है विलियम जेम्स इसमें एक की फिगर है। और हम इसमें देखते हैं कि हमारा माइंड क्या करता है, ना कि ये कि व्हाट इज इट इज़ मेड ऑफ। और इसका मेन फोकस क्या है कि फंक्शन ऑफ बिहेवियर को बताना, कि हमारा बिहेवियर कैसे हेल्प करता है हमारे एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइन जो इसमें हमें याद रखनी है वो है ये कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेसेस।
ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कॉन्शियसनेस इज़ अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस है वो रिजिड नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, वो चेंजिंग है, ठीक है, फ्लोइंग है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कॉन्टिन्यूसली हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस है वो चलती रहती है, वो एक तरह से फिक्स नहीं है। तो ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। और इसमें एक और इनके सपोर्टर थे जो थे जॉन ड्यूई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फंक्शनलिज्म को यूज़ किया टू एक्सप्लेन दैट ह्यूमन्स ट्राइव टू फंक्शन अफेक्टिवली बाय अडेप्टिंग टू द सराउंडिंग्स। इन्होंने बताया कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अच्छे से फंक्शन करना चाहते हैं, कि मतलब वो अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं एंड दे फंक्शन अफेक्टिवली। तो ये था हमारा फंक्शनलिज्म का स्कूल। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। तो ये ओरिजिन कब हुआ इसका, अर्ली 20th सेंचुरी जर्मनी में इसका ओरिजिन हुआ। कहाँ पे, जर्मनी में। और इट वॉज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म। और इसका मेन चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, एक मेन लाइन है इसकी कि होल इज greater than sum of its parts, greater than sum of its parts। तो ये जो है ये लाइन मेन इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई लाइन आ जाए तो मतलब वो क्या है, वो हमारा गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम कोई साइकिल देखते हैं तो हम उसको ये एज्यूम नहीं करते कि ये टायर से मिलके बनी है, मतलब अलग अलग टायर है, एक डंडी है और एक सीट है, ब्रेक है, पेडल है, ऐसे नहीं करते। हम सिंपली उसको क्या एज्यूम करते हैं कि एक ओवरऑल साइकिल है, ठीक है। तो ये होता है हमारा गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। तो इसमें मेन फोकस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, कि परसेप्शन एज अ होल रेदर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि हमारी जो परसेप्शन है वो एज अ होल होती है, ना कि किसी चीज़ का सम ऑफ पार्ट्स नहीं होती, ठीक है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे परसेप्शन होता है सेंसेशन प्लस मीनिंग मेकिंग। अब इसका मतलब क्या है, सेंसेशन जैसे अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो सिंपली देखने से तो वो हमारा ये हमें पता नहीं चलेगा, हम उसके साथ कुछ मीनिंग भी अटैच कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो हमारी परसेप्शन हो जाती है। और परसेप्शन हमारी एज अ होल होती है, ना कि सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। की आइडिया, आर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज मोर देन सम ऑफ सेंसरी इनपुट्स। एक ही लाइन दे रखी है। जैसे एग्जाम्पल कि अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो कॉन्टिन्यूस मोशन में वो चलती रहती है। होती क्या है कि अलग अलग स्टिल इमेजेस होती है, कि अलग अलग इमेजेस को हम कंटिन्यूसली फ्लो करवाते हैं फास्ट रेट में, तो वो काइंड ऑफ हमें मूविंग दिखती है। तो यही बताया कि है तो वो अलग अलग पिक्चर्स, बट हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, एज अ होल परसीव कर रहे हैं। सो इसमें इन्होंने ये बोला कि एक्सपीरियंस होता है वो होलिस्टिक होता है, और जहाँ एक्सपीरियंस को हम होलिस्टिक कंसीडर करते हैं वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, वो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के अंदर होगा। तो ये हमने गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी भी कर ली। फिर हमारे पास आता है बिहेवियरिज्म। अब इनके जो मेन फाउंडर है वो कौन है, जॉन बी वॉटसन। एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इवान पेवलोव्स वर्क। तो इवान पेवलोव ने एक लर्निंग के अंदर एक थ्योरी दे रखी है जो कि है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये भी हम हमारा लर्निंग वाला चैप्टर करेंगे तब आएगी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जब इवान पेवलोव ने दी तो जो हमारे जॉन बी वॉटसन थे वो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, बिहेवियरिज्म एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एस्टेब्लिश किया, या इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव रखा। तो इसमें इन्होंने क्या रिजेक्ट किया कि ये माइंड और कॉन्शियसनेस को स्टडी नहीं करते, माइंड एंड कॉन्शियसनेस को स्टडी नहीं करते। और दूसरा जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है उन्होंने इसको बोला कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है और इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, कि इंट्रोस्पेक्शन हम वेरीफाई थोड़ी कर सकते हैं, हमें क्या पता कि आप सही बता रहे हो या गलत बता रहे हो या आप यही सोच रहे हो। तो इन्होंने माइंड एंड कॉन्शियसनेस को एज अ स्टडी रिजेक्ट कर दिया, और दूसरा इंट्रोस्पेक्शन को इन्होंने बोला कि ये बहुत सब्जेक्टिव है और इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। पर और इनके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है उसको क्या स्टडी करना चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर, यानी कि ऐसा बिहेवियर हमें स्टडी करना चाहिए जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। तो मेनली इन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे फोकस किया, कि कोई स्टिमुलस होता है और स्टिमुलस का एक रिस्पॉन्स होता है, उनके बीच में कनेक्शन है। तो मेन फोकस था इनका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन। और इसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर B.F. स्किनर है, जिन्होंने बिहेवियरिज्म को अलग अलग जगह अप्लाई किया और उसको पॉपुलराइज किया। अब B.F. स्किनर का भी हम पढ़ेंगे कि उन्होंने भी एक लर्निंग की
थ्योरी दी है जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ठीक है, तो हमने बिहेवियरिज्म कर लिया। अभी तक हमने 4 स्कूल्स कर लिए, पहला स्ट्रक्चरलिज्म, दूसरा फंक्शनलिज्म, फिर हमने गेस्टोल्ड देखा और बिहेवियरिज्म देखा। स्ट्रक्चरलिज्म में क्या था कि हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, फंक्शन में हम देखते हैं कि हमारा दिमाग करता क्या है, और मेन लाइन क्या थी कि कॉन्शियसनेस इज अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। फिर हमने गेस्टोल्ड देखा जिसमें क्या होता है कि होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। और अभी बिहेवियरिज्म, उसमें क्या है कि हमें ऐसी चीज़ स्टडी करनी चाहिए जिसमें मतलब जिसमें हम जो हमारा बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व और मेजर कर सकें, वो हमें स्टडी करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइको एनालिसिस। अब साइको एनालिसिस के फाउंडर कौन है? सिगमंड फ्रॉइड, और ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल साइकोलॉजिस्ट हमारी साइकोलॉजी में, सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने क्या बोला कि इनका जो मेन फोकस था वो था अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब अनकॉन्शियस मोटिव और कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक होती है कॉन्शियसनेस, है ना, एक कॉन्शियसनेस होती है, एक हमारे पास सब कॉन्शियसनेस होती है या प्री कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं, एक हमारे पास होता है अनकॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियस। तो अब इनका मतलब क्या, कॉन्शियस जिसके बारे में हम अवेयर हैं, सब कॉन्शियस जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है, बट अगर मान लो हम दिमाग पे थोड़ा स्ट्रेस डालेंगे, थोड़ा जोर डालेंगे तो वो चीज़ उसके बारे में हम अवेयर हो सकते हैं। एक होता है अनकॉन्शियस कि ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग में तो एग्जिस्ट करती है बट हम उसके बारे में अवेयर नहीं है। तो इनका मेन फोकस किस चीज़ पे था? इनका मेन फोकस था अनकॉन्शियसनेस पे, यानी कि इनके अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर को कौन डिटरमाइन करता है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे मोटिव्स है, कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है बट स्टिल वो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती है। तो जैसे इनका मेन कंसेप्ट क्या था, बिहेवियर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर मेनली प्लेजर सीकिंग और सेक्सुअल। तो इनका जो मेन फोकस का एरिया था उन्होंने उसको सेक्सुअल साइड ज़्यादा कर दिया था कि जैसे सेक्सुअल डिज़ायर्स को समझना, तो इसीलिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था बाद में। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा बिहेवियर है वो मेनली किसके कारण है, वो हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर, यानी कुछ ऐसी डिज़ायर्स है जो हम सभी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते बट वो हमारे माइंड में प्रेजेंट है और हम अवेयर नहीं है उसके बारे में। तो अनकॉन्शियस मोटिव, डिज़ायर, कॉन्फ्लिक्ट और उसके बारे में इनका मेन फोकस था। इन्होंने ऐसी चीज़ पे क्यों फोकस किया, क्योंकि जो मेनली हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे उनको समझना और ट्रीट करना चाहते थे। तो हिज मेन गोल वाज अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिर आता है हमारे पास ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ये काइंड ऑफ हम ऐसे बोल सकते हैं इन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस किया। ठीक है, और इसमें जो मेन हमारे साइकोलॉजिस्ट है वो है कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। कार्ल रॉजर्स और दूसरे अब्राहम मैस्लो। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, देख लेना। और इट वॉज अ रिएक्शन टू बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस। तो इनका मेन फोकस क्या था? मेन फोकस था कि फ्री विल पे पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फ्री विल, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि मान लो हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए, मतलब हमने हमारी सारी पोटेंशियल को यूटिलाइज कर लिया है और हम बिल्कुल हायर लेवल ऑफ समथिंग पे पहुंच गए हैं, तो उसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल आते हैं कि अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल जैसे बुद्धा है, उन्होंने अपनी सारी पोटेंशियल को यूटिलाइज कर लिया था, तो वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेट पे पहुंच गए थे। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस किया। और फ्री विल यानी कि हम अपनी मर्जी से, फ्री विल तो हम समझते हैं ना कि हमारी कुछ फ्रीडम्स होती है, हम उनका यूटिलाइज करना चाहते हैं, हम हमारी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करते हैं और हम हमारा जितना भी पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देम ह्यूमन्स आर इनहेरेंटली गुड एंड स्ट्राइव टू अनफोल्ड देयर इनर पोटेंशियल। कि उनके अकॉर्डिंग हम इनहेरेंटली गुड होते हैं, कि हम हमारे अंदर हम पैदा ही इस एबिलिटी को लेके होते हैं कि हमारे अंदर पोटेंशियल है कुछ करने का। तो ये था हमारा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो इन्होंने बिहेवियरिज्म को क्या किया, इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि ये बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक व्यू है कि हाँ सिंपली उस चीज़ को कैसे हम कर सकते हैं, कि इन्होंने बोल दिया जो ऑब्जर्व करें और जो मेजर करें सिर्फ उसको मेजर करो, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है। और दूसरा उन्होंने क्या किया था, ह्यूमन फ्रीडम और डिग्निटी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसलिए इन्होंने बिहेवियरिज्म को क्रिटिसाइज किया। अब नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से हमें क्या पता लगता है कि कुछ तो मेंटल प्रोसेसेस के बारे में है, मेंटल प्रोसेसेस। तो इन्होंने क्या किया
कि इनका जो मेन फोकस था वो कॉग्निशन पे था, यानी कि प्रोसेस ऑफ नोइंग इंक्लूडिंग थिंकिंग, परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी हमारी मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको इंक्लूड कर देना। और इन्होंने क्या समझा कि हमारा माइंड है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह है, जैसे कि एक कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की तरह इन्होंने बोला कि हमारा माइंड जो है वो कंप्यूटर की तरह है, यानी कि हम जो हमारी प्रोसेस है या जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं। तो इनका मेन मोटिव ये था कि इन्होंने हमारे माइंड को एक काइंड ऑफ कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम से कंपेयर किया, और इनका जो मेन फोकस था वो हमारी मेंटल प्रोसेसेस पे था। तो ये है हमारा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। अब आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसको हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट भी बोल सकते हैं, उसकी एक एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं यानी ह्यूमंस है जो, वो अपने माइंड को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी जैसे उनके पास इंफॉर्मेशन होती है तो वो उनको यूटिलाइज करते हैं नई अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी कुछ और समझने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने माइंड को। यानी कि कुछ ना कुछ जैसे हमारे इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन होती रहती है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके नई इंफॉर्मेशन लेते हैं और सारी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मेन इंडिविजुअल्स हैं जीन प्याजे एंड लाइव वाइगोट्स्की। तो जीन प्याजे तो बोलते हैं कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, और जो हमारे वाइगोट्स्की उन्होंने बोला कि हमारे जो कल्चर है उसका इम्पैक्ट होता है, कि हम कल्चर में इंटरेक्ट करके, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करके हम हमारे जो माइंड है उसको डेवलप करते हैं। सो माइंड इज अ जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलप्स थ्रू सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन अडल्ट एंड चिल्ड्रन, कि अडल्ट्स और चिल्ड्रन के बीच में जब इंटरेक्शन होती है, एक सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन होती है, तब हमारे जो माइंड है वो डेवलप होता है। तो प्याजे ने तो इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन पे फोकस किया कि इंडिविजुअल खुद ही एफर्ट्स करता है, बाकी किसी का रोल नहीं होता, और वाइगोट्स्की ने बोला कि हमारा सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट होता है। तो ये दो इनके बीच में डिफरेंस है। अब हम रिवीजन करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। तो हम काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं ताकि वो हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ था। तो उसमें हमने देखा कि उसकी एक शॉर्ट हिस्ट्री है, और विल्हेम वुंट ने 1879 में एक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की, यही देखा। फिर हमने सबसे पहला हमारा स्कूल था वो था स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म में जो हमारे मेन फाउंडर है वो कौन है, वो है विल्हेम वुंट। और इसमें जो मेन क्या देखते हैं कि हम हमारे स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को स्टडी करते हैं, यही था। और इसमें जो मेन मेथड है वो क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। तो मेन तो यही है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म में। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म में हमने क्या देखा कि इसके मेन जो फिगर है या मेन फाउंडर बोल सकते हैं वो कौन है, विलियम जेम्स। और इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा माइंड क्या करता है उसकी स्टडी करते हैं, व्हाट माइंड डज। और एक इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी थी, वो क्या थी कि कॉन्शियसनेस जो है हमारी वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। ये लाइन हमें ध्यान रखनी है, कॉन्शियसनेस इज कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा फंक्शनलिज्म। अब हमने नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट किया था, फंक्शनलिज्म के बाद में हमने देखा था गेस्टोल्ट। तो गेस्टोल्ट में क्या था, गेस्टोल्ट में एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमें ध्यान रखनी है, वो है कि हमारा जो परसेप्शन है वो दैट इज द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो इसमें एक जो लाइन है, होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो ये था हमारा गेस्टोल्ट साइकोलॉजी। अब हमारे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा स्कूल देखा था हमने, नेक्स्ट हमने किया था बिहेवियरिज्म। और बिहेवियरिज्म में जो मेन इंडिविजुअल है वो कौन है, बिहेवियरिज्म में हमने देखा था जॉन बी वॉटसन, फाउंडर बोल सकते हैं हम इनको, जॉन बी वॉटसन। तो ये किससे इन्फ्लुएंस थे, इवान पावलोव से इन्फ्लुएंस थे। और B.F. स्किनर ने क्या किया था, इसको पॉपुलराइज किया था और इसकी वाइड एप्लीकेशन की थी। तो इसमें जो मेन चीज़ है कि हम साइकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर। तो ये था हमारा बिहेवियरिज्म में। और जो मेन चीज़ है ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कनेक्शन पे फोकस करते हैं।
अब फिर हमने बिहेवियरिज्म के बाद में पढ़ा साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के मेन फाउंडर कौन है? साइको एनालिसिस के फाउंडर है हमारे सिगमंड फ्रॉइड। और इन्होंने मेन किस पे फोकस किया? इन्होंने फोकस किया था हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स, डिजायर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स पे। अनकॉन्शियस मोटिव्स, डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये इनका मेन फोकस था। साइको एनालिसिस के बाद में हमने किया था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, और इनके जो मेन इंडिविजुअल या मेन साइकोलॉजिस्ट कौन थे? ह्यूमनिस्टिक, कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। और इन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया था? इनका फोकस था फ्री विल पे, हमारी फ्री विल, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इन्होंने ये बोला था कि हमारे इंडिविजुअल्स है वो इनहेरेंटली गुड होते हैं और उनके अंदर एक इनर पोटेंशियल होती है कि वो अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बाद में हमने क्या देखा था? हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी देखा, या कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं जिसको। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में क्या था कि हमारा मेन मेंटल प्रोसेसेस है अलग अलग, उस पर हमने फोकस किया, जैसे कि थिंकिंग, नोइंग, रिमेम्बरिंग, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये था। और हमने क्या किया, इसको हमारे माइंड को एक कंप्यूटर के साथ या फिर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ कंपेयर किया। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, यही था। और फिर हमने उसके बाद में किया कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या था कि हम एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू इंटरेक्शन, कि हमारा माइंड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है, हम हमारे सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं। और इसमें दो मेन इंडिविजुअल थे जो हमने इसमें देखा था, एक था फर्स्ट वन इज जीन प्याजे एंड नेक्स्ट इज लेव वाइगोट्स्की। ठीक है, तो ये हमने इसमें कवर किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुक में, वो है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, कि हमारी इंडिया के अंदर साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई। तो सबसे पहले आता है फिलोसफिकल रूट्स, कि हमारी साइकोलॉजी की रूट्स कहाँ से आती है? फिलोसफी से आती है, जिसमें हमने किस किस चीज़ पे फोकस किया था? मेंटल प्रोसेस पे, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे, सेल्फ एंड माइंड बॉडी रिलेशन पे, और मेंटल फंक्शन जैसे कॉग्निशन, परसेप्शन, इल्यूजन, अटेंशन, रीजनिंग, इन सब पे फोकस किया था। बट एक लिमिटेशन क्या है कि दीज फिलोसफिकल रूट्स डिड नॉट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया, कि ये जो फिलोसफिकल रूट्स है इन्होंने हमारी जो मॉडर्न साइकोलॉजी को इतना इन्फ्लुएंस नहीं किया। और जो हमारी मॉडर्न इंडियन साइकोलॉजी रही है वो ज़्यादातर वेस्टर्न साइकोलॉजी से ही डोमिनेटेड रही है। फिर आता है हमारी इंडिया के अंदर मॉडर्न साइकोलॉजी की कैसे शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत हुई डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। ठीक है, द मॉडर्न एरा ऑफ इंडियन साइकोलॉजी बिगेन इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। हुआ क्या था कि 1915 में सबसे पहले फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, कि सबसे पहले सिलेबस आया हमारी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का। ठीक है, और हमारी एक फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई थी 1950 में, कहाँ पे? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर 1916 में क्या हुआ? 1916 में हमारा फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बना कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। और 1938 के अंदर क्या हुआ? सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी बना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई? डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। 1915 में सबसे पहली बार सिलेबस आया और एक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की। 1916 में सबसे पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बना कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। और 38 में क्या हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी बना। ठीक है, फिर अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स की कंट्रीब्यूट किस किस ने किया? तो सबसे पहले है डॉक्टर NN सेनगुप्ता और दूसरे हैं हमारे प्रोफेसर जी बोस। तो NN सेनगुप्ता है वो एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी है उसमें ट्रेन थे। जो वुंट ने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी दी है उसमें उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, और उन्होंने हमारी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक है, और प्रोफेसर जी बोस किस में ट्रेन थे? ये हमारे साइको एनालिसिस में ट्रेन थे। जैसे हमने पढ़ा ना, सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस दी थी, तो उसमें ट्रेनिंग प्रोफेसर जी बोस ने ली थी। और उन्होंने हमारी इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन एस्टेब्लिश की कब? 1922 में। ठीक है, डॉक्टर NN सेनगुप्ता एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन में ट्रेन थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले किया था। और हमारे जो प्रोफेसर जी बोस थे वो हमारे साइको एनालिसिस में ट्रेन थे।
और उन्होंने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन एस्टेब्लिश की थी 1922 में। और कुछ और भी सेंटर्स थे जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, यहाँ पे भी साइकोलॉजी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। फिर ग्रोथ और एक्सपेंशन कैसे हुआ कि जैसे स्टार्टिंग में तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस आया, वहाँ पे डिपार्टमेंट हुआ, तो साइकोलॉजी धीरे धीरे करके एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन में बदल गई। फ्रॉम दीज मॉडेस्ट बिगनिंग साइकोलॉजी हैज़ ग्रोन इनटू अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन इन इंडिया विद न्यूमरस सेंटर्स फॉर टीचिंग, रिसर्च एंड एप्लीकेशन। जैसे इसमें हमें 2 सेंटर दे रखे हैं, एक उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर और दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। ये 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जिसको यूजीसी भी सपोर्ट करता है। और ऐसे ही हमारे 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी अभी इंडिया में है जो साइकोलॉजी के अंदर कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे साइकोलॉजी का ग्रोथ और एक्सपेंशन हुआ। अब आता है दुर्गानंद सिन्हास 4 फेजेस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, अगर हमें पूछा जाए कि इंडियन साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई तो हम ये लिख सकते हैं। तो उन्होंने अपनी एक बुक है साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, इस बुक में बताया कि कैसे 4 फेजेस रहे हैं इंडिया के अंदर। तो पहला फेज़ क्या है, इंडिपेंडेंस तक, कि जैसे मान लो हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडिपेंडेंस तक हमारी साइकोलॉजी का क्या हाल था इंडिया में। तो तब तक हमने एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिकल और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे फोकस कर रखा था। और हमारी जो साइकोलॉजी है वो वेस्टर्न साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। तो इंडिपेंडेंस तक क्या था, एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिक और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस था। और हमने क्या किया था, हमने वेस्टर्न साइकोलॉजी को ही ज़्यादा अडॉप्ट कर रखा था। तो ये हमारा फेज़ 1 था टिल इंडिपेंडेंस। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है फेज़ 2 जो 1960s तक रहा, टिल 1960s, यही था। इसमें क्या हुआ, इसके अंदर एक्सपेंशन हुआ हमारी साइकोलॉजी का अलग अलग ब्रांचेज में। जैसे अब हम आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ब्रांचेज ही है, तो अलग अलग ब्रांच होती है जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, ऐसे अलग अलग ब्रांचेज होती है। तो हमारी साइकोलॉजी का एक्सपेंशन हुआ अलग अलग ब्रांचेज में। और जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे वो ट्राई कर रहे थे कि हम कुछ तो इंडियन आइडेंटिटी से रिलेटेड हमारी साइकोलॉजी को बिल्ड करें, कि मतलब वेस्टर्न आइडियाज़ को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझें। तो उन्होंने ये ट्राई किया था। सो इंडियन साइकोलॉजिस्ट सॉट टू डेवलप एन इंडियन आइडेंटिटी बाय लिंकिंग वेस्टर्न आइडियाज़ टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि वेस्टर्न आइडियाज़ को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिंक करके देखें कैसे ना कैसे करके हम इंडियन आइडेंटिटी में साइकोलॉजी को बिल्ड करें। और बहुत से एफर्ट्स लगाए गए हमारे इंडियन सिचुएशन को समझने के लिए वेस्टर्न जो साइकोलॉजी है उसको यूज़ करके, कि हमारे पास मेनली डोमिनेटेड क्या थी, हमारे पास वेस्टर्न साइकोलॉजी थी। तो हम उसका यूज़ करके इंडियन जो हमारी सिचुएशन थी उनको समझने की ट्राई करते थे। ठीक है, तो हमने 2 फेज़ कर लिए, पहला इंडिपेंडेंस तक और दूसरा हमारा टिल 1960s। अब हमारा थर्ड फेज़ क्या है, थर्ड फेज़ है पोस्ट 1960s, पोस्ट 1960s। और इसमें क्या था, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च, यानी कि इसमें रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया था, ओरिएंटेड रिसर्च। इसमें क्या हुआ कि हमारा एम क्या था कि हम साइकोलॉजी, एक ऐसी साइकोलॉजी बनाएं जो हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए रेलिवेंट हो। और दूसरा इसमें हमने किस चीज़ पे फोकस किया, ऑन एड्रेसिंग सोशल एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स इन इंडिया, कि जैसे वेस्टर्न साइकोलॉजी में वेस्टर्न जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनका अलग प्रॉब्लम्स होती है और इंडिया के अंदर अलग प्रॉब्लम्स है, हमारा कल्चर डिफरेंट है। तो यहाँ पे मेन फोकस क्या था कि जो हमारी इंडिया के अंदर सोशल और डेवलपमेंट प्रॉब्लम है उनको हम कैसे सॉल्व करें। तो ये हमारा मेन फोकस था। एंड रियलाइजेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न मॉडल्स, कि ये हमने रियलाइज़ कर लिया था कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं है और उसकी बहुत सारी डिपेंडेंस है। अगर हम इतना ओवर डिपेंडेंट रहेंगे वेस्टर्न साइकोलॉजी पे और वेस्टर्न मॉडल्स पे तो वो हमें हमारे इंडिया की प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इंडिया की सिचुएशन को नहीं समझा पाएंगे। तो ये यहाँ पे इस फेज़ में रियलाइज़ हो चुका था और हमने क्या किया, हमने रिसर्च पे फोकस किया ताकि हम इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझ पाएँ। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले फेज़ में क्या था कि टिल इंडिपेंडेंस तक तो हमारा वेस्टर्न साइकोलॉजी पे पूरी डिपेंडेंस थी, ठीक है, और हमारी एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिकल ये सब चलती थी। फिर हमने क्या किया, टिल 1960s तक, इंडिपेंडेंस से लेकर 1960s तक हमने कोशिश की हम वेस्टर्न कल्चर को इंडियन में अडेप्ट कर पाएँ। ये नेक्स्ट फेज़ क्या आया हमारे पास, उसमें था कि हमें ये रियलाइज़ हो चुका था कि हम इतना ओवर डिपेंडेंट नहीं रह सकते वेस्टर्न कल्चर पे, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, रिसर्च पे फोकस करना स्टार्ट किया।
फिर लेट 1970s ऑनवर्ड क्या हुआ, इंडिजिनाइजेशन का मतलब ये समझ लो काइंड ऑफ हमने स्वदेशी साइकोलॉजी बिल्ड की। जैसे हम स्वदेशी कपड़े बोलते हैं, वैसे ही साइकोलॉजी दैट इज रेलिवेंट फॉर इंडियन कल्चर, या अगर इंडिया की इंडिजिनस साइकोलॉजी बोलें तो इंडियन साइकोलॉजी होगी। तो हमने इंडियन साइकोलॉजी बिल्ड करने का ट्राई किया। सो इसमें क्या था, सर्च फॉर अ न्यू आइडेंटिटी फॉर इंडियन साइकोलॉजी। एंड हमने क्या किया, एफर्ट्स किए कि हम सोशली और कल्चरली रेलिवेंट थ्योरीज बना पाएँ। और एंड एमर्जेंस ऑफ इंडिजिनस साइकोलॉजी इंस्पायर्ड बाय इंडियन ट्रेडिशन टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स। जैसे हमारे पास इंडिया के अलग ट्रेडिशंस है, हमारे अलग टेक्स्ट है, जैसे कि मान लो हमारे पास भगवत गीता है, हमारे अलग अलग आयुर्वेद है। तो उन टेक्स्ट पे बेसिस पे, उन स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे हमने ट्राई किया कि हम इंडिजिनस साइकोलॉजी बनाए, हमारी इंडिया के लिए साइकोलॉजी बनाए। फिर क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन साइकोलॉजी रूटेड इन इंडियन कल्चरल कंटेक्स्ट, कि हमारी इंडियन साइकोलॉजी की डेवलपमेंट हुई। और अब हमारे पास इंडियन साइकोलॉजी की स्पेसिफिकली बुक्स भी आती है। तो ये थे हमारे 4 स्टेजेस जो दुर्गानंद सिन्हा ने दिए थे। अब है मॉडर्न डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स की, अभी फिलहाल क्या चल रहा है। साइकोलॉजी इज इन इंडिया इज नाउ कॉन्टेक्चुअल एंड फोकसिंग ऑन द प्रिंसिपल्स रूटेड इन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, कि अब जो हमारा सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट है उनमें से ही साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स निकले हैं। मतलब कि जो साइकोलॉजी है वो हमारे एनवायरनमेंट को या हमारे जो कल्चर को बिल्कुल अच्छे से सूट करती है, हम उस तरह के ही प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। और अभी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी बढ़ रही है, जैसे कि मान लो न्यूरोबायोलॉजिकल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज के अलग अलग फील्ड से लोग आ रहे हैं और एक साथ में रिसर्च कर रहे हैं, ताकि अलग अलग हम अंडरस्टैंडिंग कर पाए ह्यूमन बिहेवियर की, हमारे कैसे माइंड वर्क करता है। तो हमारी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी बढ़ रही है और साइकोलॉजी अब अलग अलग प्रोफेशनल एरियाज़ में भी अप्लाई होती है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या किया। तो हम जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, यही देखा हमने, ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। तो हमारा तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारी फिलोसॉफिकल रूट्स है, यही देखा था। फिर हमने उसके बाद में किया कि हमारी जो बिगनिंग कैसे हुई, बिगनिंग हुई थी हमारी, बिगनिंग लिख देते हैं यहाँ पे, बिगनिंग हुई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे सबसे पहले 1915 के अंदर फर्स्ट सिलेबस आया कलकत्ता यूनिवर्सिटी। 1915 में सबसे पहली बार सिलेबस आया, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का एक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई। फिर 1916 में क्या हुआ, पहला डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ, पहला डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। और 1938 में सबसे पहला अप्लाइड साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ, यही देखा। फिर हमने अर्ली कंट्रीब्यूटर्स देखे। अर्ली कंट्रीब्यूटर्स में हमने 2 नाम पढ़े थे, वो कौन से थे, अर्ली कंट्रीब्यूटर्स। पहला नाम था डॉक्टर NN सेनगुप्ता, डॉक्टर NN सेनगुप्ता। वो किस में ट्रेन थे, उन्होंने ट्रेनिंग ली थी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। और दूसरा नाम क्या था हमारे पास, प्रोफेसर G बोस, यही था। और उन्होंने किस में ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने ट्रेनिंग ली थी साइको एनालिसिस में। और अलग अलग सेंटर्स भी हुए थे, जैसे हमने मैसूर यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी देखा था। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कैसे हुआ, जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था सब टॉपिक, वो क्या था, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब ग्रोथ और एक्सपेंशन में हमने क्या पढ़ा कि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन अलग अलग सेंटर्स डेवलप हुए। हमने 2 इंपॉर्टेंट सेंटर्स पढ़े थे, एक था उत्कल यूनिवर्सिटी और दूसरा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो ये हमने सेंटर्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा दुर्गानंद सिन्हा के 4 फेजेस, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, दुर्गानंद सिन्हा। इन्होंने अपनी बुक में 4 फेजेस बताए थे, है ना। तो वो 4 फेजेस देखते हैं, हमने 4 फेजेस देखते हैं हम। तो पहला फेज क्या था, टिल इंडिपेंडेंस, पहला यही फेज था, फेज 1 टिल इंडिपेंडेंस। तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारी साइकोलॉजी थी वो, उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, ये ज़्यादा था, एक्सपेरिमेंटल साइको एनालिसिस, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इस पे था। और हमारी साइकोलॉजी के अंदर जो इन्फ्लुएंस थी वो वेस्टर्न साइकोलॉजी की थी, ये हमने पढ़ा। फिर हमने सेकेंड फेज पढ़ा। सेकेंड फेज में हमारे पास क्या था, सेकेंड फेज में फेज 2, ये था हमारा टिल 1960s, यही था।
और इसमें हमने क्या देखा था कि हमारे जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है उसको हम इंडियन साइकोलॉजी में कन्वर्ट करने की ट्राई कर रहे थे, मतलब कि इंडिया के जो सिचुएशन है वो हम वेस्टर्न साइकोलॉजी से एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे थे, यही था। इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि हमारी साइकोलॉजी की एक्सपेंशन भी हुई थी अलग अलग ब्रांचेज में, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे थे, एक इंडियन आइडेंटिटी बिल्ड करने की ट्राई कर रहे थे कि वेस्टर्न आइडियाज से लिंक करके हम कैसे ना कैसे करके हमारी इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। लिंक वेस्टर्न आइडियाज, है ना, यही करने की ट्राई कर रहे थे हम। फिर हमारा फेज़ 3 आया। अब फेज़ 3 में क्या था, फेज़ 3 में हमें पता लग गया था कि हमारे पास ऐसे काम नहीं चलेगा, हम सिंपली वेस्टर्न आइडियाज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इसमें हमारा क्या था, इसको हमने बोला था प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। इसमें था कि हम ऐसी साइकोलॉजी बिल्ड करें, हमें रियलाइज़ हो गया था कि हमें एक ऐसी साइकोलॉजी बिल्ड करनी होगी जो हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए रेलिवेंट हो, रेलिवेंट टू इंडियन सोसाइटी, यही था। और हमने इसमें क्या किया था, इसमें हमने रिसर्च पे बहुत फोकस किया था और हमें पता लग गया था कि ये हमारी एक लिमिटेशन है अगर हम ओवर डिपेंडेंस रखेंगे वेस्टर्न मॉडल्स पे। तो हमने क्या किया, रिसर्च पे फोकस किया। अब हमारा फोर्थ फेज़ क्या था, फोर्थ फेज़ में हमने देखा फेज़ 4 लेट 1970s। इसमें क्या था, इंडिजनाइजेशन हो गया, यानी कि हमने एक काइंड ऑफ इंडियन साइकोलॉजी बिल्ड कर ली, इंडिजनाइजेशन। इसमें हमने क्या किया, इंडियन साइकोलॉजी बिल्ड की, इंडियन जो कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन या स्क्रिप्चर्स या टेक्स्ट पे बेस हो। तो ये हमने इसके 4 फेजेस कर लिए, ठीक है। अब जो हमारा बुक में नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इससे हमें क्या पता लगता है कि ये मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड होगा। सो इट स्टडीज़ मेंटल प्रोसेसेस लाइक अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज। तो हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे अटेंशन, परसेप्शन हो गया, मेमोरी, रीजनिंग, ठीक है। और इसमें हम ये किस चीज़ पे फोकस करती है कि हम कैसे एक्वायर करते हैं, स्टोर करते हैं और यूज़ करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को। एक्वायर यानी कि हमें वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है ना। स्टोर यानी कि कहीं किसी जगह हम इसको स्टोर करके रखते हैं और फिर उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो मेन फोकस कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इन चीज़ों पे होता है। और ये एंड इट यूजेस एक्सपेरिमेंट्स इन लेबोरेटरीज एंड ऑल्सो इकोलॉजिकल अप्रोचेस, की मतलब नेचुरल सेटिंग्स में भी हम इसमें रिसर्च करते हैं और एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरीज में भी हम इसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। एंड इट वर्क्स क्लोजली विद न्यूरो साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंसेस। जैसे कि न्यूरो साइंटिस्ट हमने देखा था ना कि हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को क्या किया था कि उसमें हमने माइंड को एज अ कंप्यूटर समझा था। तो जो हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर जो इंडिविजुअल्स काम करते हैं वो हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट और हमारे जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट यानी कि जो न्यूरॉन्स को समझते हैं, जैसे हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हो गए, उन सब के साथ भी बहुत क्लोजली वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी कर लिया। अब हमारे पास है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारा जो बिहेवियर और जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके बीच में हम रिलेशन देखते हैं कि जैसे मान लो कि हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, हमारा इम्यून सिस्टम है, जेनेटिक्स है, वो हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। एंड बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेट विद न्यूरो साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ये इनके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। मेनली इसमें ये होता है कि हमारा बिहेवियर बायोलॉजी पे कैसे डिपेंड करता है, कि बायोलॉजी कैसे हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट डालती है। जैसे जेनेटिक्स होते हैं, यानी कि जो क्वालिटीज़ हम हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं वो भी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, हमारा इम्यून सिस्टम भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ऐसे इस तरह की चीज़ें हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। और एक आता है हमारे पास न्यूरो साइकोलॉजी। अब न्यूरो साइकोलॉजी क्या होता है, इसके अंदर हम साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस को कंबाइन करते हैं। इसमें हम मेनली जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर है, जैसे एसिटाइल कोलाइन हो गया, अलग अलग हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो हम उनका रोल समझते हैं कि हमारे मेंटल फंक्शन में, हमारे बिहेवियर में उसका क्या रोल होगा। एंड रिसर्च, अलग अलग तरह की रिसर्च कंडक्ट की जाती है, जैसे कि EEG, पेट स्कैन, fMRI। तो हम इस तरह से ये जो अलग अलग टेक्निक्स हैं इनके थ्रू हम हमारे ब्रेन के बारे में देखते हैं कि ब्रेन में कहाँ डैमेज है,
हमारा नॉर्मल ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। तो इस तरह की सारी रिसर्च कंडक्ट की जाती है। तो हमने कर लिया कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी और न्यूरो साइकोलॉजी। फिर हमारे पास आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल कैसे डेवलप करता है। अब डेवलपमेंट तब से स्टार्ट हो जाती है जब जो एक फीमेल है वो कंसीव करती है। तो डेवलपमेंट तो वूम में ही स्टार्ट हो जाती है कि एक मदर है तो वो जैसे ही उसने कंसीव किया, यानी कि फिर एक जाइगोट बना होगा, मतलब एग्स फर्टिलाइज, एग और स्पर्म फर्टिलाइज करे होंगे, जाइगोट बना होगा, फीमेल ने कंसीव कर लिया, वो धीरे धीरे एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, एक फुल बेबी में डेवलप होगा। तो सारी जितनी डेवलपमेंटल हमारी जैसे साइकिल होती है वो सारी हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ फिजिकली पढ़े कि हाथ डेवलप हो गए, पैर डेवलप हो गए, सब तरह की डेवलपमेंट, जैसे कि मान लो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, हमारी सोशल डेवलपमेंट, कि हम सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, कैसे हम सोसाइटी में इंटरेक्ट करना सीखते हैं, हमारी साइकोलॉजिकल चेंजेस किस तरह से होते हैं। और हमारी डेवलपमेंट में सिर्फ ये नहीं आता कि सिर्फ ग्रोथ आती है, इसके अंदर मान लो हम एज, एक इंडिविजुअल है वो बच्चे से एडोलसेंट फिर अडल्ट ऐसे करके ओल्ड एज में भी आएगा। तो ओल्ड एज में किस तरह के चेंजेस होते हैं, ओल्ड एज में हमारा डिक्लाइन होता है, वो भी हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। सो इट स्टडीज़ फैक्टर्स लाइक इंटेलिजेंस, इमोशंस, मोरालिटी, सोशल रिलेशंस। तो हम इस तरह की चीज़ें हमारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन विद एजुकेशनिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, काउंसलर्स। फिर हमारा नेक्स्ट ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हमारे पास एक सोसाइटी है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें कि एक्सप्लोर हाउ पीपल थिंक अबाउट, इन्फ्लुएंस एंड रिलेट टू अदर्स, कि हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को हम कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग हमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हम कैसे दूसरों के साथ रिलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, ये सारी चीज़ हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि एटीट्यूड्स, कन्फर्मिटी यानी कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कुछ बोल रहा है तो हम उस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, उस बात से हम कंफर्म करेंगे या नहीं करेंगे। प्रिजुडिस यानी कि जैसे हम कुछ बायस्ड अपने दिमाग में कुछ थॉट्स बना लेते हैं, वैसे ही प्रिजुडिस होता है। एग्रेशन, गुस्सा करना, हम ग्रुप में कैसे हमारे रिलेशंस है, हम कैसे ग्रुप फॉर्म करते हैं, ये सारा हमारा सोशल साइकोलॉजी में आता है। और नेक्स्ट है हमारे पास कल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा कल्चर कैसे हमारे बिहेवियर को, हमारे थॉट को, हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है या स्टडी करता है। एंड इट एम्फसाइज दैट बिहेवियर शुड बी अंडरस्टूड इन इट्स सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट। अब जैसे हमारा इंडिया का कल्चर अलग है, वेस्टर्न कल्चर अलग है, तो कल्चरल साइकोलॉजी में क्या होता है, इसके अंदर मेनली ये चीज़ है कि हमें जो कोई भी बिहेवियर है वो हमें उस कल्चरल कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। यानी कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो वो पर्टिकुलर बिहेवियर हमें इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग वो करना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर क्रॉस कल्चरल का मतलब क्या है कि जैसे इंडिया का कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, तो हम उनका कंपैरिजन भी कर सकें कि उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो ऐसी जो भी कल्चर के रिलेटेड चीज़ें होती है जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है वो हम कल्चरल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। अब एनवायरनमेंट से हमें क्या पता है कि एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं, कि जो हमारी फिजिकल सराउंडिंग है उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो इसमें हम समझते हैं कि जो हमारी फिजिकल सराउंडिंग है वो हमारे बिहेवियर को, हमारी थिंकिंग को, हमारी थॉट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, हमारी हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। जैसे सपोज कि आप ट्रैफिक में हो और यही इतनी गर्मी हो कि मतलब बहुत टेम्परेचर हाई हो, तो ट्रैफिक में हमारा एग्रेशन बढ़ेगा। तो ये किसके कारण हुआ, ये हमारी फिजिकल सराउंडिंग के कारण हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट आता है। यही अगर मान लो थोड़ा कूल एनवायरनमेंट हो, बढ़िया मौसम हो, तो हमें उस ट्रैफिक में भी कम गुस्सा आएगा। बट यही इतनी गर्मी, तपती, हुमस भी हो रही हो साथ में, तो हमारा जो एग्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही हम एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि जैसे टेम्परेचर, पोल्यूशन, नॉइस, ये हमारे बिहेवियर और हमारी हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये हमारा एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इट ऑल्सो एग्जामिन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पॉपुलेशन, वेस्ट, एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये सारी चीज़ें भी हम किस में पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट आता है हेल्थ साइकोलॉजी। अब हेल्थ साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे हमारे कुछ बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, एनजाइटी हो गया, तो इनका हमारे हेल्थ और हमारी इलनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है। मेनली साइकोलॉजी को हम हेल्थ से रिलेट करने का ट्राई करते हैं। एंड इट वर्क्स ऑन हेल्थ प्रमोशन, कॉपिंग, डॉक्टर पेशेंट
पेशेंट रिलेशन। तो हमारी हेल्थ साइकोलॉजी का मेन फोकस एरिया क्या होता है कि हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव करें, कॉपिंग कैसे करें कि मान लो अगर हमारे पास स्ट्रेस होता है तो हम कैसे कॉप कर सकते हैं। जैसे ये भी तो होता है कि जैसे कोई कैंसर पेशेंट है तो उसकी बिल्कुल होप गिर जाती है, उसको बिल्कुल ऐसे आइसोलेट कर लेता है, तो उस टाइम पे हमारी हेल्थ साइकोलॉजी काम आती है। ठीक है, डॉक्टर पेशेंट के रिलेशन कैसा होना चाहिए, उनको स्टडी करना, ये सारा हम हेल्थ साइकोलॉजी का पार्ट कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो हमारी जो क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है वो किससे डील करती है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी मेनली हमारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे डील करती है कि हम उनके कॉजेज़ क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, हम कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे डिसऑर्डर्स में क्या आता है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज़। तो हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी का मेन काम ये है। और हमारा एक होता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब काउंसलिंग साइकोलॉजी में हम ऐसे नहीं करते कि हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में मतलब उसके कॉजेज़ और उसके ट्रीटमेंट बताते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी में सिंपली ये है कि मान लो अगर कोई इंडिविजुअल नॉर्मल डे टू डे लाइफ में या एवरीडे फंक्शनिंग में उसके कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम उन लोगों की हेल्प करते हैं कि उनको सेशंस प्रोवाइड करते हैं, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको एक पाथ दिखाते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम से कैसे कॉप कर सकते हैं। तो हमारा काउंसलिंग साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं। फिर हमारा एक डिफरेंस दे रखा है, ये थोड़ा एडिटिंग एरर है सो इसको इग्नोर करना। तो इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी होगी, एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमने दे रखा है। तो सबसे पहले तो इनका क्वालिफिकेशन का डिफरेंस है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास साइकोलॉजी के अंदर डिग्री होती है और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो हमारे जो MBBS है, मेडिकल डिग्री होती है उनके पास। मतलब वो एक प्रॉपर स्पेशलाइजेशन करते हैं कि साइकेट्रिक एक फील्ड होती है हमारी मेडिकल डिग्री के अंदर। ठीक है, कि जैसे कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जैसे MBBS कर रहा है, उसके बाद में उसको अगर कुछ स्पेशलाइजेशन करना है तो वो साइकेट्री में करता है। तो साइकेट्रिस्ट के पास ये डिग्री होती है, ये क्वालिफिकेशन होती है। ट्रेनिंग कि जो हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो थेरेपीज होती है वो दे पाता है, और बट हमारा जो साइकेट्रिस्ट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकता है, वो दवाइयाँ भी दे सकता है। और जो हमारी एक होती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, वो भी हमारा साइकेट्रिस्ट ही दे सकता है। यानी कि जो करंट वाली बोलते हैं ना थेरेपी कि करंट देना, तो वो हमारा साइकेट्रिस्ट दे सकता है। और कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन, तो हमारा जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, और जो साइकेट्रिस्ट होता है वो हमारी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो ये इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। फिर अब है हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नाम से क्या सजेस्ट हो रहा है कि जो हमारा वर्क प्लेस है वहाँ के उसके बिहेवियर को स्टडी करना कि लोगों के अंदर कितना मोटिवेशन है काम करने का, और कैसा हमारा किस तरह से हमें एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, कैसे हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे उनका मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा, किस तरह से हमें रिलेशंस मेंटेन करने हैं एक वर्क प्लेस में, एक इंडस्ट्री में, एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारा हमारा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का काम होता है, एंड इट हेल्प इम्प्रूव वर्क कंडीशन एंड कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी में होता है कि हम पढ़ते हैं इसमें कि कैसे हमें जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव करना है, कैसे हम जो लर्निंग मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव करें, कैसे बच्चों के साथ अच्छे से रिलेशंस मेंटेन करके रखें, किस तरह के हम प्रोग्राम्स डिज़ाइन करें ताकि उनकी इंटेलेक्चुअल और इमोशनल दोनों तरह की डेवलपमेंट हो, किस तरह की हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी चाहिए। तो ये सारा काम हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी में आता है। फिर एक है हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो इसमें हम जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको हम स्पोर्ट्स में लगाते हैं। कैसे कि जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट का, तो क्रिकेट में क्या होता है कि जो बैट्समैन है या जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको अंडर प्रेशर काम करना होता है, कितना स्ट्रेस होता है उनके पास। तो उनके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी भी होता है कि जो उनको इस तरह की कंडीशन से बाहर निकल पाए, उनका मोटिवेशन को मेंटेन कर सके। तो ये सारी चीज़ आएगी हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। अब अलग अलग और भी ब्रांचेस है, बहुत सारी ब्रांचेस नई भी निकल के आ रही है, जैसे कि एविएशन, स्पेस, मिलिट्री, फोरेंसिक, रूरल, इंजीनियरिंग, कम्युनिटी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। ये सारी हमारी क्या है, ये अलग अलग तरह की साइकोलॉजी के फील्ड निकल के आ रहे हैं, अलग अलग ब्रांचेस निकल के आ रही है जो हर एक सेक्टर में अपना जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स है उनको अप्लाई करेगी और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी और उनका जो काम है उनको अफेक्टिवली करने में हेल्प करेगी। एंड सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये हमने ब्रांचेस कवर कर ली, और अब जो बाकी हमारा चैप्टर रहता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।